ज़रा सोचें, एक मुल्क की बिजली एक ही रात में बंद हो जाए, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर अंधेरों में डूब जाएं, एयरपोर्ट्स बंद, फैक्ट्रियां खामोश, और ये सब किसी बॉम्ब या टैंक से नहीं बल्कि सिर्फ एक कंप्यूटर के कीबोर्ड से किया गया हो। जी हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि ये हकीकत है। दिसंबर 2015 में हैकर्स ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला करके मुल्क के एक बड़े हिस्से को अंधेरे में धकेल दिया, जिससे लाखों लोग बर्फानी सर्दी में कई घंटों फंसे रहे। ये सिर्फ एक बिजली का ब्रेकडाउन नहीं था, बल्कि तारीख में पहली बार किसी मुल्क का पावर ग्रिड हैक करके फिजिकल ब्लैकआउट किया गया। ये वाकया पहला कामयाब साइबर अटैक था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि एक कीबोर्ड से भी किसी मुल्क के अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज किया जा सकता है। लेकिन यही नहीं, 2010 एक पुरअसरार कंप्यूटर वायरस स्टॉक्सनेट, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसे अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बनाया था, जो एक मालिशियस कंप्यूटर वॉर्म है। कंप्यूटर की जुबान में एक किस्म का मालवेयर, यानी ऐसा नुकसानदेह सॉफ्टवेयर जो खुद ब खुद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। इसके लिए किसी फाइल को खोलने या लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स में दाखिल होकर उसकी मशीनों को हद से ज़्यादा स्पीड से घुमा दिया और सेंसर्स को झूठी रीडिंग दिखाई ताकि ईरानी इंजीनियर्स को हकीकत का पता भी ना चल सके, जिससे सैकड़ों मशीनें टूट गईं, सेंट्रीफ्यूजेस तबाह हो गए और ईरान का एक पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। ये सब एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑपरेशन का हिस्सा था जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अलबत्ता अमेरिका और इसराइल ने इसकी खुलेआम जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन मुतअद्दिद आज़ाद खबर रसां इदारों का दावा है कि स्टॉक्सनेट एक साइबर हथियार था जिसे इन दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसी तरह 2013 में अमरीकी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी अडोबी ने लाखों डॉलर खर्च करके एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया जिसे वो खुद अनक्रैकेबल कहते थे। उन्होंने अपना सारा बिजनेस मॉडल तब्दील करके क्रिएटिव क्लाउड सिस्टम मुतारिफ करवाया, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम जहां एक बार परचेज करने की बजाय मंथली या एनुअल पेमेंट से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। यह सिस्टम हमेशा ऑनलाइन चेक करेगा कि आप असली यूजर हैं या नहीं, ताकि इससे सॉफ्टवेयर का गैर कानूनी इस्तेमाल या पायरेसी का मसला हल हो सके। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद इसका क्रैक वर्जन इंटरनेट पर आ गया और सालों की मेहनत, सिक्योरिटी और सरमाया एक लम्हे में मिट्टी हो गया। डिफेंस और जदीद तरीन खुफिया गारी पर खर्च होने वाले लाखों डॉलर एक इनविजिबल आर्मी ने ज़ाया कर दी। और सबसे बढ़कर 2017 का वानाक्राई रैंसमवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा और तेज तरीन साइबर हमला, जिसमें सिर्फ 3 दिन में 150 से ज्यादा ममालिक मफलूज हो गए। बरतानिया के अस्पताल मरीजों का इलाज रोकने पर मजबूर हुए, यूरोप की ट्रेनें रुक गईं, बैंकों के सिस्टम लॉक हो गए और सरकारी इदारे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। हैकर्स ने लाखों कंप्यूटर का डाटा यरगमाल बना लिया और उनको अनलॉक करने के लिए बिटकॉइन में तवान मांगा। ये वो लम्हा था जब हैकर्स अपनी ताकत से पूरी दुनिया को यरगमाल बनाने की सलाहियत दिखा चुके थे और दुनिया ने भी पहली बार समझा कि कैसे एक वायरस सिर्फ चंद कीबोर्ड के बटन दबाने से आलमी मईशत और जिंदगी को जाम कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा खुफिया रास्ता है जिससे ये हैकर दुनिया के सबसे महफूज ताले भी तोड़ देते हैं। तो हैकिंग की दुनिया में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हैकिंग कहाँ से शुरू हुई, कैसे ये एक मजाक से दुनिया का खतरनाक तरीन हथियार बनी और किस तरह हुकूमतें और खुफिया तंजीमें इसे अपने सबसे खतरनाक हथियार में बदल चुकी हैं। एक ऐसा हथियार जो ना आंखों को नजर आता है, ना कानों को सुनाई देता है, लेकिन हर लम्हे आपके इर्द गिर्द काम कर रहा है, जिसका शिकार शायद आप भी हो चुके हों। तो सबसे पहले हैकिंग है क्या? सादा अल्फाज में हैकिंग का मतलब है ऐसा ताला खोल लेना जिसकी चाबी आपके पास ना हो, चाहे वो ताला किसी के जाती मोबाइल का हो या पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम का। और कंप्यूटर की जुबान में एक ऐसा अमल है जिसमें कोई शख्स या ग्रुप अनऑथराइज तरीके से किसी के कंप्यूटर, नेटवर्क या डाटा तक एक्सेस हासिल करता है, यानी बगैर इजाजत या गैर कानूनी तौर पर किसी के सिस्टम को काबू में कर लेना। तो ये शुरू हुआ 1960 की दुहाई से, जब कंप्यूटर को जेब में रखने वाली डिवाइस नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी द्योहिकल मशीन थी जो एक कमरे से भी बड़ी थी और सिर्फ यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर में मिलती थी। अमेरिका की MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो दुनिया की सबसे मशहूर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज में से एक है, उसके एक ग्रुप ने पहली बार लफ्ज हैकर इस्तेमाल किया। मतलब ऐसा शख्स जो किसी सिस्टम या टेक्नोलॉजी को असल मकसद से हटकर तख्लीकी और नया तरीका निकाल कर इस्तेमाल करे। ये नौजवान रात गए छुपके से लेबॉर्ट्री में आते, कंप्यूटर प्रोग्राम में तब्दीली करते, उन्हें तेज, बेहतर और कभी कभी बिल्कुल मुख्तलिफ बना देते। और उस वक्त ये जुर्म नहीं था, बल्कि जहानत, जुर्रत और कमाल की तख्लीकी सोच की अलामत समझा जाता था। तो ये था हैकिंग का पहला दौर, एक ऐसा दौर जब हैकिंग महज तजस्सुस और खेल थी। लेकिन फिर शुरू हुआ दूसरा दौर 1970 की दुहाई का। उस जमाने में कंप्यूटर तो आम नहीं थे, लेकिन लैंडलाइन टेलीफोन तकरीबन हर घर में मौजूद था
जो उस वक्त की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी। इस पर होने वाली कॉल एनालॉग सिग्नल पर चलती थी, यानी आपकी आवाज बिजली के करंट में बदलकर एक कंटिन्यूस वेव की शक्ल में सफर करती थी, जो अपनी फ्रीक्वेंसी और ताकत में धीरे धीरे बदलती रहती थी। लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल कॉल को कंट्रोल करने के लिए एक खास किस्म की टून लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, जो आम सार्फिन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कंपनी के अंदरूनी सिस्टम के लिए मखसूस थी। ये टून अहम कामों के लिए भेजी जाती थी, जैसे कॉल कनेक्ट करना, कॉल खत्म करना या लाइन को फ्री मोड में डालना। इस मकसद के लिए दो अलग सिस्टम थे, वॉइस चैनल जहां बात होती थी और कंट्रोल टून जहां कंपनी कॉल्स को कंट्रोल करती थी। मगर इसका सबसे कमजोर पहलू ये था कि आवाज और कंट्रोल सिग्नल एक ही तार पर चलते थे। वही तार जिससे आप बात कर रहे होते थे, उसी से नेटवर्क को हुक्म देने वाले सिग्नल भी गुजरते थे। इस तरीके को इन बैंड सिग्नलिंग कहा जाता है। जब कॉल खत्म होती और दोनों लोग अपने फोन का रिसीवर रख देते तो सिस्टम एक खास किस्म की टून भेजता, जो थी 2600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आवाज। ये कंपनी के सेंटर को बताती कि लाइन खाली है और नई कॉल शुरू हो सकती है। तो फिर इस कहानी में आता है जॉन ड्रैपर, एक ज़हीन कंप्यूटर प्रोग्रामर। एक दिन उसे बच्चों के मशहूर नाश्ते कैप्टन क्रंच के डब्बे में एक छोटी प्लास्टिक की सीटी मिलती है, और ये सीटी बिल्कुल 2600 हर्ट्ज की वही आवाज निकालती थी जो फोन सिस्टम के लिए लाइन खाली का मतलब रखती थी। जॉन ने फ्रीक्वेंसी मीटर से टेस्ट किया, जिससे ये राज खुल गया कि अगर ये टून फोन लाइन पर बजा दी जाए तो नेटवर्क धोखा खा सकता है। वो पहले एक टोल फ्री नंबर जैसे 1800 डायल करता। ये कॉल कंपनी की तरफ से मुफ्त थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती, वो फोन के माइक में सीटी बजाता। नेटवर्क समझता कॉल खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत में लाइन अभी भी खुली रहती। फिर वो दुनिया के किसी भी नंबर पर कॉल मिला देता, जिसका उसे एक भी पैसा अदा नहीं करना पड़ता। इस खेल को फ्रीकिंग कहा गया, जिसमें महज सही फ्रीक्वेंसी पैदा करने से आप एक पूरे टेलीफोन नेटवर्क को अपने हुक्म पर चला सकते थे। लेकिन आज के डिजिटल सिस्टम में कंट्रोल सिग्नल और आवाज अलग चैनल पर भेजे जाते हैं, जिसे आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग कहा जाता है। इसलिए अब वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। फिर 1980 की दुहाई शुरू हुई, जब दुनिया एक नए दौर में कदम रख रही थी, जो था पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का दौर। अब कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनीज या यूनिवर्सिटीज की इमारतों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अब छोटे साइज के सस्ते कंप्यूटर घर घर पहुंचने लगे। लोग अपने बेडरूम या स्टडी रूम में बैठकर ऐसे काम करने लगे जो पहले सिर्फ साइंटिस्ट या आर्मी के कंप्यूटर ऑपरेटर करते थे। लेकिन इस दौर में भी एक और इजाद ने हैकिंग के दरवाजे खोल दिए। वो थी मोडेम। ये वो डिवाइस थी जो आपके घर के कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए दूसरे कंप्यूटर और नेटवर्क से जोड़ देती थी। यानी अगर आपको तरीका आता हो तो आप अपने घर में बैठे बैठे दुनिया के किसी और शहर या मुल्क के कंप्यूटर में दाखिल हो सकते थे। इस मोडेम का फायदा उठाते हुए अमेरिका में कुछ नौजवान हैकर ने अमेरिकी डिफेंस नेटवर्क में घुसकर तकरीबन न्यूक्लियर सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर ली थी। ये सुनकर हुकूमत के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ये पहला मौका था जब किसी ने घर बैठे मुल्क के सबसे हसास फौजी कंप्यूटर को चैलेंज किया। और फिर यही वाकया बाद में मशहूर हॉलीवुड फिल्म वार गेम की बुनियाद बना, जिसमें एक लड़का गलती से फौजी कंप्यूटर को गेम समझकर न्यूक्लियर वार स्टार्ट करने के करीब पहुंच जाता है। इस खतरनाक तजर्बे के बाद अमेरिका ने पहली बार 1986 में कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट बनाया, ताकि ऐसे साइबर हमलों को जुर्म करार देकर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। और फिर 1990 की दुहाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक धमाका खेज इनकलाब लेकर आई। इंटरनेट आम होने लगा। ईमेल, चैट रूम और नई नई वेबसाइट्स ने लोगों को हैरत और जोश में डाल दिया। और अगर आप इंटरनेट की तारीख जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इंटरनेट की तारीख कवर की है। बहरहाल पहली बार आम इंसान एक दूसरे से फौरन बात कर सकते थे, चाहे वो ज़मीन के किसी भी कोने में हो। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी जन्म लेता है। इंटरनेट के फैलाव के साथ ही कंप्यूटर वायरस का खौफ उभरने लगा। इनमें सबसे मशहूर था मेलिसा वायरस। ये बज़ाहिर एक मासूम सा ईमेल अटैचमेंट था, लेकिन जैसे ही कोई यूज़र इसे खोलता, ये वायरस खुदकार तरीके से उस कंप्यूटर के ईमेल एड्रेस बुक में मौजूद तमाम कॉन्टैक्ट्स को भेज दिया जाता। इससे चंद दिनों के अंदर लाखों कंप्यूटर मुतासिर हुए, मेल सर्वर्स क्रैश हो गए और बड़ी बड़ी कंपनीज कई दिनों तक मफलूज रहीं। और साल 2000 नई सदी के आगाज की कहानी और भी हैरानकुन है। सिर्फ 15 साल के एक बच्चे ने अमरीकी दिफाई इदारे और नासा के नेटवर्क में दरार डाल दी। उसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सर्वर पर एक बैकडोर इंस्टॉल किया और नासा के हसास सिस्टम से तकरीबन $1.7 मिलियन मालियत का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। इस हमले की वजह से नासा के सिस्टम 21 दिनों के लिए ऑफलाइन रहे। अगरचे इस हमले में कोई जाती डाटा लीक तो नहीं हुआ, लेकिन ये वाकया दुनिया के सामने एक कड़वी हकीकत लेकर आया कि अब सिर्फ रियासतें या बड़ी तंजीमें ही नहीं, बल्कि एक नौउम्र हैकर भी दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसीज को हिला सकता है। फिर वक्त के साथ साथ हैकर कम्युनिटीज सिर्फ इनफरादी कारनामों तक महदूद नहीं रहे,
बल्कि ज़्यादा मुनज़्ज़म शक्ल अख्तियार करने लगे। और अब ये सिर्फ चंद शरारती दिमाग नहीं थे, बल्कि बाकायदा ग्रुप्स बनने लगे जिन्होंने अपनी ताकत का मुजाहिरा दुनिया के सामने किया। इनमें सबसे मशहूर था कल्ट ऑफ द डेड काउ। ये ग्रुप ऐसे सॉफ्टवेयर टूल बनाता जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की छुपी हुई खामियों को जाहिर कर देता। उनका दावा था कि वो ये सब काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि कंपनी अपनी सिक्योरिटी बेहतर बनाएं। लेकिन जाहिर है दुनिया के हर शख्स ने इसे इतने मासूम अंदाज में तो नहीं लिया, और इसी दौरान एक और ग्रुप मंजरे आम पर आया। वो था L0PHT हैवी इंडस्ट्रीज। ये हैकर इस कदर असर व रसूख हासिल कर चुके थे कि ये डायरेक्ट अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश हुए, और वहां उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जो मीडिया की सुर्खियों में गूंज उठा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 30 मिनट में पूरे इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। ये एक वो लम्हा था जब दुनिया को पहली बार ये एहसास हुआ कि हैकिंग अब सिर्फ एक खेल या तजस्सुस नहीं रहा, बल्कि अब ये एक ऐसी ताकत है जिसे हुकूमतें भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो अब ये वाज़ेह हो चुका था कि इंटरनेट एक शानदार नेमत तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक खतरनाक हथियार भी है। बहरहाल 2000 की दुहाई तक इंटरनेट तेजी से जिंदगी के हर शोबे में दाखिल हो चुका था। बैंकिंग, शॉपिंग, गेमिंग और सोशल नेटवर्क सब ऑनलाइन हो चुके थे। लेकिन इसके साथ ही साइबर क्राइम ने भी एक नया और खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया था। उस दौर में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग ईमेल, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर जैसी टेक्निक्स आम हुई। और हैकर्स ने यह सब सिर्फ शोहरत के लिए नहीं किया, बल्कि उनका असल मकसद पैसों का समंदर लूटना था। जैसे बड़े डाकू खजाने पर हाथ डालते थे। ये मकसद वाज़े तौर पर उस वक्त के बड़े साइबर क्राइम से झलकता है। जैसे 2007 में TJX कंपनी का डाटा ब्रेक हुआ, जो एक बड़ी अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है, जहां हैकर्स ने 94 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा चुरा लिया। ये उस जमाने की सबसे बड़ी डाटा की चोरी थी, और इसने बिजनेस सिक्योरिटी के पूरे तस्वुर को हिलाकर रख दिया। करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ और लाखों यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्लैक मार्केट में बिक गई। फिर 2011 में आया सोनी प्ले स्टेशन नेटवर्क हैक, जो एक ऑनलाइन डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट सर्विस है जिसे मशहूर जापानी कंपनी सोनी ने लॉन्च किया था। ये सिर्फ एक हैक नहीं था, बल्कि एक जलजला था जिसमें 77 मिलियन यूजर अकाउंट हैक हुए, जिनमें ईमेल्स, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का डाटा शामिल था। कंपनी को अपनी सर्विस पूरे 23 दिन के लिए बंद करनी पड़ी, जिससे न सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि यूजर का एतमाद भी टूट गया। ये वाकयात इस बात की खुली मिसाल थे कि हैकिंग अब महज कंप्यूटर के साथ खेलने या तजस्सुस का काम नहीं रहा था, बल्कि ये अरबों डॉलर की चोरी का हथियार बन चुका था। बहरहाल 2010 की दुहाई, जिसके अहम वाकयात मैं वीडियो के आगाज में बता चुका हूँ। तो अब बात करते हैं आखिरी और आज के दौर की, यानी 7वां दौर, जो कि एक मॉडर्न हैकिंग का दौर है। आज हैकर्स को 3 बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहला है ब्लैक हैट हैकर, जो गैर कानूनी तरीके से सिस्टम में घुसकर चोरी, माली नुकसान और ब्लैकमेलिंग करते हैं। दूसरा है व्हाइट हैट हैकर, जो बिल्कुल कानूनी दायरे में रहकर सिस्टम की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए खामियां तलाश करते हैं, और अक्सर उन्हें कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन खुद इनवाइट करके अपॉइंट करती हैं। और तीसरा है ग्रे हैट हैकर, जो दरमियाना रास्ता अख्तियार करने वाले हैकर्स हैं, यानी उनकी नीयत गैर यकीनी होती है। वो कभी मदद करते हैं और कभी शरारत। कई बड़ी कंपनीज अब खुद हैकर्स को दावत देती हैं कि वो उनके सिस्टम हैक करके खामियां पकड़ें, जैसे टेस्ला बग बाउंटी, जहां एक सिंगल बग पकड़ने पर हजारों डॉलर दिए जाते हैं, या एप्पल सिक्योरिटी बाउंटी, जहां एक हैकर को $1 लाख से भी ज्यादा का इनाम मिल चुका है। लेकिन आज सिर्फ इनफरादी हैकर्स ही नहीं, बल्कि हुकूमतें भी इस खेल में पूरी ताकत से उतर चुकी हैं। अमेरिका खुद NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर कमांड के जरिए डिफेंस और साइबर ऑपरेशन चलाता है। और चाइना का PLA यूनिट 61398 एक हैकर ग्रुप, जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी PLA से वाबस्ता समझा जाता है, और उसे मुख्तलिफ मुल्कों में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जासूसी की जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है। इसी तरह रूस पर भी इल्ज़ाम है कि उसके ग्रुप्स फैंसी बियर और कोजी बियर पॉलिटिकल हैकिंग और फेक न्यूज़ कैंपेन चलाते हैं। और नॉर्थ कोरिया का लाजुरस ग्रुप, जिसे हिडन कोबरा भी कहा जाता है, ये हैकिंग में दुनिया भर के बैंकों और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर खतरनाक साइबर हमलों के लिए बदनाम है। और ये सब अवामिल एक ऐसा माहौल बना चुके हैं जहां ऑनलाइन दुनिया एक नजर ना आने वाला मैदान जंग बन चुका है। बहरहाल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हैकर्स के वार करने के तरीके भी ज्यादा खतरनाक और नाकाबिले यकीन होते जा रहे हैं। क्योंकि याद रखें, कोई ताला हमेशा के लिए बंद नहीं रहता। इस डिजिटल दुनिया में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आप खुद हैं, और यही वजह है कि हर 39 सेकंड में एक साइबर हमला होता है। असल हथियार अब बंदूकें नहीं रही, बल्कि बटन और कीबोर्ड हैं, और असल मैदान जंग आपकी स्क्रीन है, जिस पर आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं।